लेकिन स्पीड इतनी तेज थी कि उसकी स्कूटी का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। वह पेड़ों से बचते बचाते हुए कुलधरा गांव के अंदर चला गया। तभी ठीक उसी समय शाम के 7 बज गए। सूरज डूब चुका था और धीरे धीरे पूरे कुलधरा गांव में एक डरावना गाढ़ा अंधेरा छाने लगा। तभी अचानक एक बहुत ही तेज और भारी घंटी की आवाज गूंजने लगी। उस आवाज के गूंजते ही चंद पलों में पूरे गांव में अचानक अफरा तफरी मच गई। लोग पागलों की तरह अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। भागते हुए उन लोगों के हाथ पैर डर के मारे थर थर कांप रहे थे और उनके चेहरों पर मौत का खौफ साफ दिख रहा था। राइस्टार ने अपनी स्कूटी को गांव के बीचों बीच खड़े एक पुराने विशाल और सूखे पेड़ के पास रोक दिया। इससे पहले कि वह समझ पाता, सामने से एक आदमी तेजी से दौड़कर आया और हांफते हुए बोला, अरे भाई, तुम पागल हो क्या? यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? घड़ी देखो, 7:30 बजने ही वाले हैं। सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं बस। तुम इस गांव में बिल्कुल नए लगते हो। मेरी बात मानो, अपनी स्कूटी को यहीं छोड़ो और जल्दी से मेरे साथ मेरे घर के अंदर चलो, वरना वो आ जाएगी। राइस्टार स्कूटी से उतरकर बड़े गुस्से में भड़कते हुए बोला, अरे चुप रहो यार, क्या कब से डराने वाली बातें किए जा रहे हो? कौन आ जाएगी? मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो तुम्हारी इन फालतू बातों से डर जाऊंगा। आदमी ने कहा, अरे भाई, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो बहस मत करो, चुपचाप मेरे साथ अंदर चलो। उसका डर देखकर राइस्टार ने बिना कोई नखरा किए उस आदमी की बात मानी और दोनों जल्दी जल्दी दौड़कर एक पुराने घर के अंदर चले गए। खिड़की के पास खड़े होकर राइस्टार ने पूछा, अरे भाई, अब तो बंद दरवाजे के पीछे आ गए, अब तो बता दूं यहाँ पर क्या हो रहा है। तुम मुझे ठीक 7:30 बजे से पहले इस अंधेरे घर में क्यों खींच लाए? और वो अजीब सी घंटी क्यों बज रही थी? आदमी ने कांपते हुए कहा, अरे भाई, इस गांव का खौफनाक सच जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस शापित कुलधरा गांव में रोज ठीक 7:30 बजे एक भयानक चुड़ैल आती है। जो कोई भी उस वक्त बाहर मिलता है वो उसे बेरहमी से मारकर उस सूखे पेड़ पर लटका देती है। राइस्टार ने जैसे ही खिड़की से बाहर उस सूखे पेड़ की तरफ देखा, उसका हुलिया सचमुच डरावना लग रहा था। और तभी अचानक उस सूखे पेड़ से एक बेहद भयानक डरावनी चुड़ैल प्रकट हुई। उसका हुलिया पूरी तरह खराब था। चेहरा एकदम सफेद, आंखें धंसी हुई और मुंह से गाढ़ा इंसानी खून लथपथ था। वह चुड़ैल सीधे उस घर की खिड़की के पास आई और मीठी आवाज में कहा, राइस्टार, ओ राइस्टार, जरा बाहर आओ ना बाबू। मैं तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ, मुझसे इतना क्यों डर रहे हो? आओ ना बाहर, हम दोनों एक साथ मिलकर खेलेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। आओ ना। यह सुनकर राइस्टार ने हैरान होकर पूछा, अरे लेकिन एक मिनट, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं तो इस गांव में पहली बार आया हूँ, तुमसे पहले कभी मिला भी नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता मेरा नाम? बताओ मुझे। इसके मुंह मत लगो, ये एक बेहद खतरनाक और शातिर भूतनी है। इसके पास काली शक्तियां हैं। इसे इस गांव की सीमा में कदम रखने वाले हर इंसान का नाम पहले से ही पता चल जाता है। इसके जाल में मत फंसो। इतना कहते ही वह चुड़ैल अचानक से एक भयानक हंसी के साथ वहां से तेजी से पीछे हट गई। वह थोड़ी दूर पर मौजूद एक दूसरे सूखे पेड़ के पास जाकर रुक गई। ये सब देखकर राइस्टार के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आदमी से कहा, मुझे एक बात बताओ भाई, ये भूतनी लोगों की जान क्यों लेती है और ये सूखे पेड़ में कैसे आई? इसकी आंखों में बहुत भयानक गुस्सा है। ये सब इस गांव में कब से हो रहा है? इसका सच क्या है? उस आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, देखो भाई, इस गांव का ये काला और खौफनाक राज किसी को बताना तो नहीं चाहिए, पर तुम एक अच्छे और नेक इंसान लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। ये आज की बात नहीं है, ये पूरे 10 साल पुरानी बात है। 10 साल पहले ये कुलधरा एक बेहद खुशहाल और हरा भरा गांव हुआ करता था। इसी गांव में एक गरीब और सीधा साधा किसान श्यामलाल अपनी छोटी सी मासूम बेटी गुड़िया के साथ रहा करता था। उनकी माली हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि कई बार घर में अनाज का एक दाना तक नहीं होता था। बाप बेटी को कई रातें सिर्फ पानी पीकर भूखे पेट ही सोकर गुजारनी पड़ती थी। श्यामलाल अपनी बेटी की खुशी के लिए रोज चिलचिलाती धूप में खेतों के अंदर जी तोड़ काम किया करता था। वह दिन रात फसल काटता, पसीना बहाता, लेकिन उसकी किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी कीड़े उसकी पूरी फसल बर्बाद कर देते। एक दिन उसने रोते हुए कहा, हे ऊपर वाले, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? इस बार भी मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। घर में खाने के लिए 1 रुपया तक नहीं है। मेरी मासूम बेटी गुड़िया के लिए नए कपड़े लेने हैं। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, गांव के सरपंच साहब के पास जाता हूं, उनसे कुछ पैसे उधार लेकर बाद में अपनी मेहनत से लौटा दूंगा। यही सोचकर लाचार श्यामलाल भारी कदमों से गांव के ताकतवर
और क्रूर सरपंच के आलीशान खेतों पर पहुंचा। वहां श्यामलाल ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, भगवान के लिए मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे सिर्फ 10,000 रुपये उधार दे दो साहब। खेतों के लिए नई खाद और बीज लेना है। जैसे ही अगली फसल उगेगी, मैं उसे बाजार में बेचकर आपके सारे पैसे पाई पाई और ब्याज के साथ लौटा दूंगा साहब। सरपंच ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, अबे ओए श्यामलाल, ये पूरे 10,000 रुपए हैं। कान खोल कर सुन ले। ठीक 1 महीने बाद मुझे मेरे पूरे पैसे ब्याज समेत वापस चाहिए। अगर 1 दिन की भी देरी हुई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और उसे सिर्फ तू ही नहीं भुगतेगा। इसके बाद वक्त अपनी रफ्तार से तेजी से गुजरता गया। दिन से हफ्ते और हफ्तों से महीना बीत गया। अब सरपंच रोज श्यामलाल के फटे पुराने घर पर आकर खड़ा हो जाता। वह सरेआम श्यामलाल को गालियां देता, उसे और उसकी मासूम बेटी गुड़िया को जान से मारने की धमकियां देता था। एक दिन श्यामलाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, देखो सेठ जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ। कल मंडी में मेरी बची हुई फसल बिकने वाली है। कल शाम तक मैं आपके सारे पैसे ब्याज समेत लौटा दूंगा। कृपया मुझे बस एक आखिरी दिन की मोहलत दे दीजिए साहब। सरपंच ने गुस्से से कहा, अबे ओए श्यामलाल, क्या कब से कल कल करे जा रहा है? चल ठीक है, तुझे कल शाम तक की आखिरी मोहलत देता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर कल सूरज डूबने तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो अपनी इस खौफनाक सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। यह बोलकर सरपंच जमीन पर पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। सरपंच की यह आखिरी चेतावनी सुनकर श्यामलाल गहरे सन्नाटे और चिंता में डूब गया। उसे कल हर हाल में पैसों का इंतजाम करना ही था। उसी रात श्यामलाल पैसों की चिंता में डूबा हुआ रास्ते से अपने घर लौट रहा था। तभी एक सुनसान घर के अंदर से किसी बच्ची की आवाजें आईं। कमरे के अंदर सरपंच का बेटा और उसका दोस्त मिलकर एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ बेहद गलत काम कर रहे थे। ये देखकर श्यामलाल सीधे घर के अंदर घुस गया। श्यामलाल को सामने देखकर सरपंच का बेटा और उसका दोस्त सामने आए। श्यामलाल ने गुस्से से कहा, अरे, तुम तो सरपंच साहब के बेटे हो ना? तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती? एक इतनी छोटी मासूम बच्ची के साथ ऐसा घिनौना काम करते हुए? उस बेकसूर बच्ची की जिंदगी मत बर्बाद करो, उस पर क्या बीतेगी? सरपंच का बेटा हंसते हुए बोला, अबे ओए श्यामलाल, अपनी औकात में रह। मैं अपने इस अड्डे पर कुछ भी करूं, तुझे उससे क्या? वैसे भी हम तेरी बेटी के साथ तो नहीं कर रहे ना। तू एक मामूली से कर्जदार होकर मेरे सामने ज्यादा उछल रहा है। रुक, तुझे सबक सिखाता हूँ। अगली ही सुबह पैसों का बदला और अपने बेटे के पाप को छुपाने के लिए सरपंच ने गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया और सरपंच ने झूठ बोलना शुरू किया। अरे ओए सुनो गांव वालों, इस नीच और धोखेबाज श्यामलाल ने 2 महीने पहले मुझसे 5 लाख रुपए का कर्जा लिया था। आज जब मेरे पैसे लौटाने का समय आया तो ये मुकर गया। ऐसे गद्दार के लिए इस कुलधरा गांव में सिर्फ एक ही न्याय होगा, सजाए मौत। बस इतना सुनना था कि सरपंच ने श्यामलाल को उसी विशाल सूखे पेड़ के पास उल्टा टांग दिया। तभी सरपंच ने उस धारदार चाकू से पहले तड़पते हुए श्यामलाल की चमड़ी को बेरहमी से उधेड़ दिया। अंत में उसने पूरी ताकत से श्यामलाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। श्यामलाल तड़पता रहा, चीखता रहा। उस जालिम और क्रूर सरपंच की हैवानियत यही नहीं रुकी। उसने उसकी 12 साल की मासूम बेटी गुड़िया को एक गद्दार और कर्जदार की बेटी बोलकर बाल पकड़कर घसीटा और गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। गुड़िया रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सरपंच का दिल टस से मस नहीं हुआ। कड़कड़ाती धूप में भूखे पेट रोती हुई मासूम गुड़िया गांव के दूसरे लोगों के घरों के दरवाजों पर जाकर मदद मांगने लगी। माई जी, मेरी कुछ मदद कर दीजिए। मुझे 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला। मुझे थोड़ा सा टुकड़ा दे दीजिए माई जी। और हाँ, उस जालिम सरपंच ने झूठी कहानी बनाकर मेरे बेकसूर पापा को मार डाला है माई जी। मेरे पापा चोर नहीं थे। ये सुनते ही औरत ने कहा, अबे ओए लड़की, चली जा यहाँ से। मुझे अपनी जान गंवानी है क्या? सरपंच ने पूरे गांव में मुनादी करवाई है कि जो कोई भी तेरी मदद करेगा अब निकल यहाँ से, वरना अगर किसी ने तुझे मेरे दरवाजे पर देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। जा यहाँ से। गुड़िया को वहां से खाली पेट सिर्फ निराशा हाथ लगी, लेकिन भूख से तड़पती उस बच्ची ने हार नहीं मानी। वह रोती बिलखती दूसरे घर के दरवाजे पर पहुंची, लेकिन जैसे ही लोगों ने उसे देखा, उसे धक्का देकर बेरहमी से वहां से भगा दिया। गुड़िया को पूरे कुलधारा गांव में किसी ने एक निवाला तक नहीं दिया। गुड़िया के मन को एक ऐसा गहरा सदमा लगा, वह एक ऊंचे ब्रिज के ऊपर आकर खड़ी हो गई। गुड़िया ने रोते और चिल्लाते हुए पूरे कुलधारा गांव को भयानक श्राप दिया।
सब पापी हो, तुम सब कायर हो। तुम सब ने मिलकर मेरे सब कुछ, मेरे प्यारे पापा को मुझसे छीन लिया और उन्हें उस पेड़ पर बेरहमी से मार डाला। आज मैं इस पूरे कुलधारा गांव को श्राप देती हूं कि तुम में से कोई भी कभी सुखी नहीं रहेगा। इस अन्याय की सजा मैं खुद तुम सब से एक एक करके लूंगी। इतना कहते ही गुड़िया ने उस ऊंचे पुल से नीचे छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। मरने के बाद गुड़िया